सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। आशा है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम बात कर रहे थे पर्यावरण विधि पे, पर्यावरण कानून पे। तो उसी को हम आगे लेकर चलते हैं आज। और आज का जो हमारा पहला प्रश्न होगा, हमने इसके लगभग 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज जो है हम जो बात करेंगे, हमारा पहला प्रश्न कौन सा है? पर्यावरण विधि पे। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। आइए भाई, हम बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का जो था, उसकी महत्वपूर्ण कानूनी परिभाषाओं के ऊपर की उसमें कौन कौन सी बातों पे क्या क्या परिभाषा दी गई है। तो सीधा प्रश्न बनेगा कि भारत की पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की महत्वपूर्ण कानूनी परिभाषाओं के बारे में बताइए भाई। और उसमें आपको परिभाषा दे दी जाएगी। परिभाषा क्या, कुछ पॉइंट दे दिए जाएंगे। जैसे ये पॉइंट दे दिया जाएगा, पर्यावरण के बारे में बताइए, पर्यावरण की परिभाषा दो, या पर्यावरण प्रदूषक की परिभाषा दो, या पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषा दो। तो ऐसे आपको टॉपिक दे दिए जाएंगे कि इसके बारे में बताइए, इसकी व्याख्या कीजिए। तो आइए हम इनको देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कौन सी धारा में क्या बात कही गई है, कानूनी परिभाषाएं क्या हैं इसके अंदर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है हमारा पर्यावरण क्या है भाई। आइए भाई, पर्यावरण। तो पर्यावरण की बात, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 की उपधारा क में ये बात कही गई है, पर्यावरण की परिभाषा दी गई है भाई। क्या कहा गया है? कानूनी मतलब की अगर बात करें कानूनी भाषा में, यानी कि संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 की उपधारा क में कहा गया है किसके बारे में? पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण में इसमें जल, हवा, भूमि और इन तीनों तथा इंसान, अन्य जीव जंतु और पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीवों यानी बैक्टीरिया आदि और संपत्ति के बीच का आपसी तालमेल और संबंध शामिल है। ठीक है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 की उपधारा कहती है, पर्यावरण की परिभाषा देते हुए कहती है कि पर्यावरण में जल, हवा, भूमि और इन तीनों, ये तीन कौन से? इंसान, जीव जंतु और पेड़ पौधों, यानी कि जल, हवा और भूमि, ये तीनों तथा इंसान, अन्य जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीवी और संपत्ति के बीच का आपसी जो तालमेल और संबंध है, उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं भाई। ये बात कही गई है धारा 2 की उपधारा क में। ठीक है, कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 की धारा 2 की उपधारा क में बात कही गई है, पर्यावरण की परिभाषा देते हुए कि पर्यावरण में जल, हवा, भूमि, इंसान, वन्य जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीवों और जो संपत्ति के बीच का आपसी तालमेल और संबंध है, उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। ठीक है। अब हमारी भाषा में इसको देखें तो हमारे आसपास की हर चीज, हर वो चीज, जैसे हवा हो गया, पानी, जमीन, जीव जंतु, पेड़ पौधे और हम इंसान आपस में जिस तरह जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं, उस पूरे घेरे को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। ये हमारी भाषा में बात हो। ठीक है। तो ये पृथ्वी है, ये पानी है, ये बादल हैं। तो पानी, हवा, पेड़ पौधे, हम इंसान, जीव जंतु, ये सभी क्या है भाई? पर्यावरण है। इनका आपसी तालमेल जो है ये पर्यावरण है। आइए आगे चर्चा करते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, अगली व्याख्या, पर्यावरण प्रदूषक को क्या है भाई। तो पर्यावरण प्रदूषक की व्याख्या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 की उपधारा ख में बात कही गई है। पर्यावरण प्रदूषक, पर्यावरण प्रदूषक क्या है? ऐसा कोई भी ठोस, तरल या गैस रूपी पदार्थ जो इतनी मात्रा में मौजूद हो या हो सकता है जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचे,
वो क्या है, पर्यावरण प्रदूषक है भाई। ठीक है, हमारी लैंग्वेज में बात करें, कोई भी ऐसी गंदी चीज या धुआं, कचरा, केमिकल जो ठोस, पानी जैसा तरल या गैस के रूप में हो और इतनी ज्यादा मात्रा में फैल जाए कि हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने लगे, उसे प्रदूषक कहते हैं। मतलब जो पर्यावरण को दूषित कर दे, उसको क्या बोलते हैं, प्रदूषक कहते हैं। ठीक है, जैसे फैक्ट्रियों से निकला हुआ धुआं, ये क्या करता है, पर्यावरण को दूषित करता है। फिर गंदा पानी, केमिकल्स जो निकलता है वो पर्यावरण को दूषित करता है, तो वो प्रदूषक है। फिर गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, वो जो है वो क्या करता है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, तो वो क्या, प्रदूषक है। धारा ध्यान रखना, धारा 2 की उपधारा ख। अगली बात है हमारे पास पर्यावरण प्रदूषण। अगला पॉइंट आ जाता है पर्यावरण प्रदूषण क्या है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 की उपधारा ग पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बताती है। पर्यावरण में किसी भी पर्यावरण प्रदूषक यानी कि नुकसानदेह चीज का मौजूद होना पर्यावरण प्रदूषण है भाई। ठीक है, यानी कि पर्यावरण में कोई भी चीज जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है, उसका मौजूद होना पर्यावरण में, वो क्या है, पर्यावरण प्रदूषण है। जब हवा, पानी या जमीन में ऊपर बताए गए प्रदूषक हानिकारक तत्व मिल जाते हैं, ऊपर कौन से बताए गए, ये जो बताए गए हैं, ठीक है, मिल जाते हैं या मौजूद होते हैं, जिससे हमारा शुद्ध वातावरण गंदा होने लगता है, तो उस स्थिति को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं भाई। जैसे, और हमारी भाषा में अगर हम बात करें तो पर्यावरण प्रदूषण का मतलब है पर्यावरण को दूषित करना, और दूषित करने के लिए क्या है, जो प्रदूषक जो उसमें मिल जाते हैं, तो उसको बोलते हैं पर्यावरण प्रदूषण। जैसे हवा प्रदूषण हो रहा है, धुआं मिल रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, केमिकल मिल रहा है, भूमि प्रदूषण हो रहा है, चीजें बिखेरी जा रही है। आइए आगे चर्चा करते हैं। परिसंकट में पदार्थ क्या है, ठीक है, तो परिसंकट में पदार्थ क्या है, इसकी परिभाषा धारा 2 की उपधारा ड में दी गई है। क्या बात कही गई है, ऐसा कोई भी पदार्थ जो अपने रासायनिक या भौतिक रासायनिक गुणों की वजह से इंसानों, जीव जंतुओं, पौधे, सूक्ष्म जीवों, संपत्ति या पर्यावरण के लिए खतरनाक या हानिकारक साबित हो, उसे कहते हैं परिसंकटमय पदार्थ। ठीक है, कोई भी खतरनाक, जहरीला, केमिकल या विस्फोटक पदार्थ जो छूने, सूंघने या फैलने से किसी भी जीव जंतु या प्रकृति को भारी नुकसान पहुंचा सकता है, उसे परिसंकटमय यानी कि खतरनाक पदार्थ कहते हैं। जैसे जहरीला केमिकल, ज्वलनशील पदार्थ भाई, ठीक है, विस्फोटक पदार्थ और रेडियोधर्मी पदार्थ, ये सब क्या है, खतरनाक पदार्थ है। व्यवहार करना क्या है, आइए देखते हैं। व्यवहार करना जो है, इसकी परिभाषा धारा 2 की उपधारा ग में दी गई है। भारतीय, ये कौन सा अधिनियम है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 की उपधारा ग में व्यवहार करना की परिभाषा दी गई है। क्या है भैया, ये देखते हैं कानूनी परिभाषा क्या है इसकी। किसी खतरनाक या अन्य पदार्थ को बनाना, उसकी प्रक्रिया करना, उसे पैक करना, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, भंडारण, परिवहन, इस्तेमाल करना, बेचना या नष्ट करना, ये सभी क्या है भाई, व्यवहार करना है। ठीक है, किसी केमिकल या खतरनाक चीज के साथ किए जाने वाले सभी काम, जैसे उसे बनाना, पैक करना, गोदाम में रखना, गाड़ियों में भेजना, इस्तेमाल करना या कचरे के रूप में नष्ट करना, इन सब को कानून की भाषा में व्यवहार करना, हैंडलिंग बोलते हैं, कहा जाता है भाई। ठीक है, जैसे पदार्थ को बनाया, उसकी प्रक्रिया, पैक की, ठीक है, भंडारण किया, उसका स्टोरेज किया, फिर परिवहन किया उसका, और फिर इस्तेमाल किया, और फिर नष्ट किया, डीकम्पोस्ट, यह क्या है, व्यवहार करना। धारा 2 की उपधारा ग में ये बात कही।
अगला जो हमारी परिभाषा है वो है निधि। निधि क्या, फंड क्या है, आइए देखते हैं। निधि का सीधा मतलब पैसा, ठीक है। फंड कानून की भाषा में अधिनियम की धारा 16 के तहत बनाई गई पर्यावरण संरक्षण निधि के बारे में चर्चा की गई। धारा 16 बताती है निधि के बारे में। पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के कार्यों के लिए सरकार ने जो विशेष धन कोष यानी कि फंड बनाया है उसे ही क्या कहते हैं, निधि कहते हैं। भाई ये बात ध्यान रखना, धारा 16 में ये बात कही गई है, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण निधि यानी कि पर्यावरण को सुधारने के लिए जो कोष बनाएगा, धन का फंड ये बनाएगा, धन का कोष, उसको क्या कहते हैं, निधि कहते हैं। जैसे पेड़ पौधों का संरक्षण करना, नदियां और जल स्रोतों की सफाई करना, प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, पर्यावरण जागरूकता और शोध करना, ठीक है। आइए आगे चर्चा करते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत स्थापित किए जाने वाली पर्यावरणीय जो प्रयोगशालाएं हैं उनके बारे में बताइए कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत स्थापित की जाने वाली पर्यावरणीय जो प्रयोगशालाएं हैं उनके बारे में बताइए। धारा 12 के बारे में बताइए। धारा 12 में प्रयोगशालाओं का जिक्र किया गया है। आइए देखते हैं क्या पर्यावरणीय जो प्रयोगशालाएं हैं वो क्या है। सरकार द्वारा बनाई गई ऐसी विशेष जांच एजेंसियां या लैब होती हैं जहां हवा, पानी, मिट्टी और अन्य चीजों के लिए सैंपल यानी कि नमूने की वैज्ञानिक जांच की जाती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसमें प्रदूषण कितना है और वे कितने खतरनाक हैं। जैसे पानी जो है उसका पीएच मान देखा जाता है कि ये हानिकारक है या नहीं है। कोई मिट्टी है वो उपजाऊ है या नहीं, उसकी जो क्षारीय क्षमता वो देखी जाती है, ठीक है। तो ये क्या बनाई गई है, ये जांच एजेंसियां जो है, लैब जो है ये बनाई गई है। इनको क्या कहते हैं, पर्यावरण प्रयोगशालाएं कहा जाता है। धारा 12 में इनका जिक्र है। कौन बनाता है भाई, अब ये देश की केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में विज्ञापन या अधिसूचना जारी करके ऐसे एक या एक से अधिक प्रयोगशालाएं स्थापित कर सकती है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो केंद्र सरकार करती है राजपत्र में विज्ञापन या अधिसूचना जारी करके। सरकार चाहे तो पहले से चल रही किसी अच्छी प्रयोगशाला को मान्यता भी दे सकती है कि वह पर्यावरण प्रदूषण की जांच करे, ठीक है। जांच की प्रक्रिया सैंपल संग्रहण यानी कि हवा, पानी, मिट्टी का सैंपल लेना, फिर लैब में जांच करना, रासायनिक और वैज्ञानिक विश्लेषण और विश्लेषण रिपोर्ट तैयार करना, ठीक है। इनका मुख्य काम क्या होता है, अब ये जो प्रयोगशाला है इनका मुख्य काम क्या होता है, आइए देखते हैं। हवा, पानी, मिट्टी या किसी अन्य संदिग्ध पदार्थ सैंपल का लैब में टेस्ट करना इनका एक काम है, ठीक है। इनका लैब में टेस्ट करते हैं, ये पता लगाना कि उस पदार्थ में कोई हानिकारक या जहरीला तत्व है या नहीं है भाई, ठीक है भाई। जांच पूरी होने के बाद अपनी विश्लेषण रिपोर्ट तैयार करके सौंपना भाई, ठीक है। तो ये इनका मुख्य कार्य है। अब नियम तय कौन करता है कि कैसे इनको प्रयोगशालाओं में कैसे इनका टेस्ट होगा, आइए देखते हैं। लैब में सैंपल कैसे भेजा जाएगा, जांच करने का तरीका क्या होगा, लैब की रिपोर्ट की क्या मान्यता होगी और उसकी फीस कितनी लगेगी, इन सभी बातों के नियम केंद्र सरकार ही बनाती है। इस बात को आप ध्यान रखना। यह प्रयोगशालाएं वैज्ञानिक तरीके से प्रदूषण की जांच करके पर्यावरण की सुरक्षा में और कानून में सही पालन में बहुत मदद करते हैं, ठीक है। तो पर्यावरण प्रयोगशालाएं, धारा 12, कौन सी धारा 12, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 12। प्रयोगशालाएं क्या हैं, तो ये सरकार द्वारा बनाई गई लैब है। इनका क्या काम होता है, ये सैंपल लेती हैं हवा, पानी, मिट्टी और ये जांच करके बताती हैं कि प्रदूषण कितना है, कितना नहीं है, कितना खतरनाक है। अब इन प्रयोगशालाओं को कौन बनाता, तो केंद्र सरकार बनाती है। पहले चल रही प्रयोगशालाओं का मान्यता देके प्रदूषण प्रयोगशाला बनाई जाती है, ठीक है। इनका मुख्य कार्य क्या है, सैंपल लेना, पता लगाना हानिकारक
जहरीला तत्व कितना है। जांच पूरी होने पर विश्लेषण रिपोर्ट देना, ये इनका क्या है, मुख्य कार्य है। नियम कौन बनाता है, कैसे जांच होगी, कैसे सैंपल लिया जाए, कितनी फीस लगेगी, पूरे के पूरे नियम केंद्र सरकार बनाती है। ये था पर्यावरणीय प्रयोगशाला। आइए आगे चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 की कानूनी परिभाषाओं के बारे में। ठीक है, कि 1974 का जो अधिनियम जो था जल प्रदूषण अधिनियम है, उसमें कानूनी परिभाषाओं में कौन सी परिभाषा का क्या मतलब था और किस धारा में वो बात कही गई थी। आइए जल प्रदूषण से संबंधित ये क्या है बात। एक उसमें बात आती थी 1974 का जो जल प्रदूषण अधिनियम जो था, उसमें क्या था, अधिभोगी अधिष्ठता। अधिभोगी कौन है, अधिष्ठता कौन है, बात एक ही है। आइए क्या है भाई अधिभोगी। तो अधिभोगी के बारे में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 2 की उपधारा घ में बात कही गई है कि अधिभोगी कौन है। किसी कारखाने या परिसर के मामले में ऐसा व्यक्ति जिसका उस कारखाने के कामकाज पर नियंत्रण हो या जिसके कब्जे में कोई पदार्थ हो, उसे क्या कहते हैं, अधिभोगी कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोई कारखाना है, कारखाना या परिसर के मामले में ऐसा व्यक्ति जिसका उस कारखाने के कामकाज पर क्या हो, नियंत्रण हो, जिसके कब्जे में कोई पदार्थ हो, उसे क्या कहते हैं, अधिभोगी। जो व्यक्ति किसी फैक्ट्री, मिल या जमीन जायदाद का मालिक या मुख्य प्रबंधक है और वहां के कामकाज को चलाता संभालता है, उसे अधिष्ठता या अधिभोगी कहते हैं भाई। ठीक है, मालिक हो, मुख्य प्रबंधक हो, कामकाज का पर नियंत्रण हो, उसका परिसर कारखाने का जिम्मेदार व्यक्ति हो, क्या है वो, अधिभोगी है। धारा 2 की उपधारा ग में ये बात कही गई। बात नंबर 2 आती निकास क्या है। जल का निकास यानी कि निकास के बारे में, तो धारा 2 की उपधारा घ में किसका जिक्र किया गया है, निकास का। किसकी धारा है, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा है। क्या बात कही गई है, मल या व्यवसायिक बहिस्त्रावण यानी कि बाहर का जो स्त्रावण होता है, या तो मल हो या व्यवसाय चल रहा है, कोई फैक्ट्री है, उससे बाहर जो निकाला गया मल है, को ले जाने वाली कोई खुली या बंद नाली, पाइपलाइन या सिस्टम जिससे प्रदूषण होता है या होने की संभावना है, वो क्या है, जल निकास है। ठीक है, अब हम घर जो है हमारा घर में पानी यूज करते हैं और नालियों द्वारा वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, वो भी निकास है। और यह बात कहाँ पे कही गई, धारा 2 की उपधारा घ। फैक्ट्री या घर का गंदा पानी बाहर निकलने के लिए जो खुली या बंद नालियां, पाइप या निकास प्रणालियां बनाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं भाई, निकास कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, जैसे खुली नाली हो गई, बंद पाइप द्वारा पानी जा रहा है, गंदा निकासी प्रणाली हो गई। ठीक है, ये क्या है, निकास। प्रदूषण के बारे में क्या बोला गया, धारा 2 की उपधारा ढ, जल का ऐसा गंदा होना या उसके भौतिक, रासायनिक, जैविक गुणों का बदल जाना भाई, जिससे पानी लोगों के पीने, खेती, उद्योग या जीव जंतु और पेड़ पौधों के लिए खतरनाक या हानिकारक बन जाए, उसे क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। पानी में ऐसा कोई गंदा कचरा, केमिकल या जहरीला पदार्थ मिलाना जिससे पानी पीने या इस्तेमाल करने लायक न रहे और इंसानों, जानवरों या पौधों की सेहत को नुकसान पहुंचाए, उसे जल प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, पीने के पानी के लिए हानिकारक है, कृषि के लिए हानिकारक है, जल प्रदूषण के ये प्रभाव है। पिया नहीं जाएगा पानी, कृषि के लिए हानिकारक है, उद्योगों के लिए हानिकारक है, जीव जंतु मरने लगेंगे और पेड़ पौधे नष्ट होने लगेंगे। तो ये क्या है, जल प्रदूषण के प्रभाव। आइए आगे चर्चा करते हैं। अगला जो हमारा बात है वो कौन सी है, मल बहिस्त्रावण। तो धारा 2 की उपधारा 6, जल
बहिस्त्रावण के बारे में बताती है। कानूनी परिभाषा क्या है? किसी सीवर सिस्टम यानी कि मल वहन प्रणाली या गंदे पानी के निकास से निकलने वाला गंदा पानी जिसमें खुली नालियों का मैला पानी भी शामिल है, इसको बोलते हैं मल बहिस्त्रावण भाई। ठीक है। घरों के शौचालय, बाथरूम और नालियों से निकलने वाला गंदा मलमूत्र और गंदा पानी मल बहिस्त्रावण कहलाता है। धारा 2 की उपधारा 6 में इसकी परिभाषा दी गई। मलनल सीवर ये क्या है? मलनल और सीवर धारा 2 की उपधारा 6 मल या व्यवसायिक बहिस्त्रावण को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली खुली या बंद पाइपलाइन या नाली को क्या कहते हैं? मल नल कहते हैं या सीवर कहते हैं उसको। क्यों किससे जा रहा हो? तो जो नाली जो मल नल से क्या आएगा? पानी आएगा। तो ये नल कौन सा है? मल वाला, तो नल से ही जाएगा मल। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? मल या व्यवसायिक बहिस्त्रावण को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली नाली या बंद पाइपलाइन, इसे क्या कहते हैं? मलनल या सीवर कहते हैं। जो सीवर डाले होते हैं शहरों में देखा होगा, उनसे क्या जाता है? मल ही तो जाता है। गंदे पानी या सीवर को बहाकर ले जाने के लिए जो पक्की नालियां या पाइपलाइन बिछाई जाती हैं उसे मलनल या सीवर कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा पास सरिता। सरिता क्या है? सरिता नदियां या नहरें, झीलें, भूमिगत जल। आइए क्या है सरिता? यहाँ पे सरिता की परिभाषा क्या दी गई है? धारा 2 की उपधारा है क्या बोलती है सरिता? इसके तहत क्या आता है? नदी, नहर चाहे हमेशा बहे या कभी सूखे बहे, प्राकृतिक या कृत्रिम झील, तालाब, भूमिगत जल और राज्य सरकार द्वारा तय सीमा तक समुद्र या ज्वारीय जल, इसमें क्या शामिल है? किसमें? सरिता में। ठीक है। कानून की भाषा में सरिता का दायरा बहुत बड़ा है। इसमें नदियां, नहर, तालाब, जमीन के नीचे का पानी और समुद्र का तय हिस्सा सब कुछ शामिल है जहां पानी पाया जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? सरिता कहते हैं। ये सरिता की परिभाषा है। नदी हो गई, नहर हो गई जो हमेशा बहने वाली हो गई, सूखी भी हो गई जो कभी कभी बहती है, झील हो गई, तालाब हो गई, भूमिगत जल हो गया और समुद्र हो गया। ठीक है। ये किस में आते हैं? सभी सरिता में आते हैं। धारा 2 की उपधारा 6। व्यवसायिक बहिस्त्रावण। व्यवसायिक का मतलब क्या है? बिजनेस वाला। व्यवसायिक जो कार्य चल रहा है, जिससे हमको लाभ होता है, व्यवसाय हम कर रहे हैं, उनसे जो बहिस्त्रावण होता है उसकी बात कही गई है, उसकी परिभाषा दी गई धारा 2 की उपधारा 10 में। घरेलू मल को छोड़कर किसी उद्योग, कारखाने या व्यापारिक परिसर से निकलने वाला कोई भी द्रव, गैस या ठोस कचरा क्या है भाई? व्यवहारिक बहिस्त्रावण है। व्यवसायिक बहिस्त्रावण है, सॉरी। घरों के गंदे पानी को छोड़कर फैक्ट्रियों, मिलों और उद्योगों से निकलने वाला केमिकल वाला गंदा पानी या कचरा व्यवसायिक बहिस्त्रावण है। ठीक है। यानी कि व्यवसायिक फैक्ट्रियों से बाहर निकल रहा है, कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी, रासायनिक केमिकल युक्त अपशिष्ट जल, मिलों, उद्योगों का अपशिष्ट जल, व्यापारिक जो परिसर से निकलने वाला ठोस द्रव या गैस जो कचरा है वो, ये सब क्या है? व्यवसायिक बहिस्त्रावण है। धारा 2 की उपधारा 10 में परिभाषा दी गई। ये परिभाषाएं जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों को समझाने और लागू करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन बातों को आप ध्यान रखना। आइए आगे चर्चा करते हैं। जल प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। आइए देखते हैं। तो कानून का कड़ाई से पालन करके जल प्रदूषण को रोका जाता है। सरकार ने जल प्रदूषण को रोकने के लिए जो कानून बनाए हैं, जैसे जल अधिनियम 1974, उनका सख्ती से पालन होना चाहिए, तब जल प्रदूषण रोका जा सकता है। लोगों को जागरूक करना, लोगों को जागरूक करके भी जल प्रदूषण रोका जाता है। आम जनता को यह बताना जरूरी है कि गंदा पानी पीने या इस्तेमाल करने से
क्या क्या खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है भाई। कारखानों का गंदा पानी बाहर निकालना भी, फैक्ट्रियों और जो कल कारखानों से निकलने वाले जहरीले और गंदे पानी को सीधे नदियों या तालाबों में मिलने से रोकने के लिए सही इंतजाम होना जरूरी है भाई। ठीक है, यानी कि इनको बाहर जो है नदियों में नहीं मिलने दिया जाए। कचरा न फेंकना भाई, नदी तालाब और झीलों के पास कचरा न फेंका जाए और न ही उनसे अपशिष्ट यानी कि बेकार पदार्थ उसमें डाले जाएं, तो इससे भी जल प्रदूषण होने से बचाया जा सकता है। शव और हड्डियां न बहाना भाई, मरे हुए इंसानों या जानवरों के शव और उनकी हड्डियों को पानी में प्रवाहित नहीं करना चाहिए, इससे भी जल प्रदूषण को बचाया जाता है। सीवरेज का सही इंतजाम हो, यह नहीं कि सीधा नदियों में ही छोड़ दो। शहरों का गंदा पानी और नाले सीधे साफ पानी के स्रोत में नहीं मिलाने चाहिए, बल्कि उनके निकास और सफाई की पक्की व्यवस्था होनी चाहिए। सीधा निकास गलत है भाई। ठीक है, शोधन के बाद निकास हो सकता है। बात नंबर 7, परमाणु परीक्षणों पर रोक भाई, समुद्रों में जो परमाणु परीक्षण किए जाते हैं उन पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोक लगनी चाहिए ताकि समुद्र का पानी खराब न हो सके। अतिक्रमण हटाना, तालाबों, झीलों और नहरों के आसपास जो अवैध अतिक्रमण हो जाता है उसे हटाना चाहिए ताकि पानी के स्रोत सुरक्षित रहें। तो ये क्या है भाई, जल प्रदूषण को रोकने के उपाय हैं। आइए आगे चर्चा करते हैं। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 में समितियों के गठन के प्रावधान किए गए हैं। धारा 9 में इन समितियों का जिक्र किया गया है। तो आइए इन समितियों के बारे में हम चर्चा करते हैं। जरूरत के हिसाब से समिति बनाना, पानी को गंदा होने से रोकने वाले कानून अधिनियमों को ठीक से लागू कराने के लिए बोर्ड को जब भी जरूरत महसूस होगी वह छोटी छोटी समितियां बना सकती है। धारा 9 में ये बात कही गई है। ठीक है भाई, कौन होता है इन समितियों का सदस्य? पॉइंट तो ये भी होगा कि इन समितियां जो बना रही जल प्रदूषण के लिए, इनका सदस्य कौन होगा? इन समितियों में बोर्ड के अपने सदस्य भी हो सकते हैं और बाहर के दूसरे लोग भी सदस्य बनाए जा सकते हैं। बोर्ड कौन सा? पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम में जो बात कही गई, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसके सदस्य होते हैं। तो बोर्ड के सदस्य भी हो सकते हैं और बाहर के सदस्य भी हो सकते हैं। धारा 9, बोर्ड इस अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जब भी आवश्यक समझे समितियां गठित कर सकता। धारा 9 ये बात कहती है। समितियों के काम का उद्देश्य क्या होगा? जल प्रदूषण को रोकथाम और नियंत्रण के लिए सुझाव देना, अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता करना, आवश्यक योजनाओं और उपायों की समीक्षा करना, ये भी क्या है भाई, समितियों का काम है। ठीक है, बाहरी लोगों को फीस बता, अगर बोर्ड के अलावा किसी बाहर के व्यक्ति को समिति की बैठक में बुलाया जाता है तो नियमों के हिसाब से उसे फीस या आने जाने का भत्ता दिया जाता है। ठीक है, काम करने का तरीका क्या होगा समितियों का? इन समितियों की बैठक कब होगी, कहाँ होगी और ये कैसे काम करेंगी, ये सारी बातें पहले से तय नियमों के मुताबिक ही तय होती हैं। स्वच्छ जल स्वच्छ जीवन हमारा संकल्प है। तो धारा 9 में समितियों के बारे में बताया गया है। आइए आगे चर्चा करते हैं। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत सहमति की प्रक्रिया क्या है? सहमति की प्रक्रिया के ऊपर चर्चा की गई कि सहमति की प्रक्रिया क्या है। आवेदन और फीस देना, फैक्ट्री या उद्योग चलाने वाले को एक तय फार्म प्रारूप में बोर्ड के पास आवेदन करना पड़ता है और साथ में निर्धारित फीस जमा करानी होती है। इस आवेदन में फैक्ट्री से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी देनी होती है। ठीक है,
कि फैक्ट्री का नाम क्या होगा, पता क्या है, उत्पादन क्या करेगी, पानी का उपयोग कितना होगा, ठीक है। तो ये सभी क्या है, आवेदन में और फीस के साथ आपको देना पड़ता है, ठीक है। सहमति की प्रक्रिया की बात कर रहा है, ठीक है भाई। बोर्ड द्वारा जांच और निर्णय, अब बोर्ड क्या करेगा, आवेदन मिलने के बाद राज्य बोर्ड उसकी अपनी जांच करता है। जांच के बाद बोर्ड दो में से एक काम करता है। कौन सा काम, अनुमति देना भाई, यानी कि सहमति देना। शर्त लगाकर क्या दे देगा, अनुमति दे देगा। बोर्ड कुछ शर्त लगाकर अनुमति दे देगा कि आप क्या है कि चला सकते हैं अपनी फैक्ट्री या कंपनी। अनुमति से मना करना, बोर्ड अनुमति से साफ मना भी कर सकता है, ठीक है। बिना अनुमति काम करने पर कार्रवाई, अगर कोई बोर्ड की सहमति, ये बात है पॉइंट, अब बोर्ड ने यहाँ पे सहमति नहीं दी तो क्या होगा। अगर कोई बोर्ड सहमति अनुमति के बिना ही अपनी फैक्ट्री चलाता है, ठीक है, अब कोई है जो बोर्ड की सहमति के बिना ही फैक्ट्री रहा चला या काम शुरू कर देता, तो बोर्ड उसे नियमों का पालन करने या शर्त पूरी करने का नोटिस सूचना भेज देता है, ठीक है। नोटिस भेजता है, नियमों का पालन करें या शर्त पूरी करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये बोर्ड क्या करेगा, राज्य प्रदूषण बोर्ड आपको क्या भेज देगा भाई, नोटिस भेज देगा। ऐसे समझिए, आप क्या करना चाहते हैं, एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, आपने राज्य नियंत्रण बोर्ड जो है वहाँ पे आवेदन किया कि ये मेरा फैक्ट्री का नाम होगा, ये उत्पादन करेगी, इतने मेरे को पानी की जरूरत है और यहाँ पे मैं लगाना चाहूँगा। अब बोर्ड के पास दो काम हो गए, बोर्ड या तो सहमति देगा, अनुमति देगा, या मना कर देगा। अगर बोर्ड ने अनुमति नहीं दी और फिर भी आपने क्या कर दिया, फैक्ट्री लगा दी, तो बोर्ड आपको क्या देगा, नोटिस देगा। नोटिस में क्या कहेगा, या तो आप नियमों का पालन करो, प्रदूषण नहीं होना चाहिए, या आप पर कानूनी कार्रवाई होगी, ठीक है। 4 महीने का नियम, आवेदन दाखिल दिनांक 1, बोर्ड को निर्णय यानी कि स्वीकृति या अस्वीकृति इस अवधि के भीतर लेना, यानी कि 120 दिन के भीतर बोर्ड फैसला ले लेता है कि आपको सहमति देनी है नहीं देनी। 120 दिन, अगर बोर्ड 4 महीने के अंदर आवेदन को खारिज नामंजूर नहीं करता तो यह माना जाएगा कि 4 महीने पूरे होने के बाद अनुमति बिना किसी शर्त के मिल गई है। इस बात को भी ध्यान रखना, अगर 120 दिन में बोर्ड ने कुछ नहीं फैसला लिया तो यह माना जाता है कि बोर्ड ने सहमति दे दी है बिना किसी शर्त के साथ, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, बहुत जबरदस्त पॉइंट है, ठीक है। अब आपने आवेदन किया फैक्ट्री लगाने के लिए और बोर्ड ने 120 दिन निकाल दिया, यानी कि 4 महीने निकाल दी, तो ये मान लिया जाएगा अपने आप की सहमति दे दी है बोर्ड ने बिना शर्त के। फैक्ट्री शुरू करने या पानी में मलबा छोड़ने से पहले बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ती है, बोर्ड उसकी जांच करके हाँ या ना कहता है, ठीक है। तो फैक्ट्री शुरू करने या पानी में मलबा छोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, बोर्ड से अनुमति लेनी पड़ती है कि हम पानी ये जो बह रहा है इसमें इतना इतना मलबा छोड़ेंगे। अगर बोर्ड को सही लगता है तो वो हाँ कर देता है और नहीं तो वो ना कर देता है। और अगर 4 महीने तक बोर्ड कोई जवाब न दे तो परमिशन अपने आप मिली हुई मान ली जाती है, ठीक है। फैक्ट्री उद्योग आवेदन किया, राज्य बोर्ड की जांच, अनुमति या अस्वीकृति, दो इनके पास क्या होती है, पावर होती है। 4 महीने में जवाब नहीं मिला तो ये अनुमति मान ली जाती है कि हाँ बिना शर्त के बोर्ड ने अनुमति दे दी। आइए आगे चर्चा करते हैं भैया, ये पॉइंट भी जबरदस्त था पिछला, अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत केंद्रीय जल प्रयोगशाला धारा 51 के प्रावधानों के बारे में बताइए। धारा 51 में कहा गया केंद्रीय प्रयोगशाला के प्रावधानों के बारे में बात करते हैं। आइए भाई, प्रयोगशाला की स्थापना केंद्र सरकार सरकारी गजट यानी कि राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके एक मुख्य केंद्रीय जल प्रयोगशाला की स्थापना कर सकती है, धारा 51 बोलती है, ठीक है। मुख्य काम क्या होगा इसका, इस प्रयोगशाला का मुख्य काम जल नालियों के मल या कारखानों उद्योगों के बहिस्त्रावण के नमूनों की जांच करना और विश्लेषण रिपोर्ट देना होता है
ताकि यह पता चल सके कि पानी कितना गंदा या प्रदूषण है। ठीक है, तो ये क्या करेगी प्रयोगशाला, इनका काम क्या है, जल या नालियों या मल या कारखाने जो होते हैं, उद्योग जो होते हैं, उनका बहिस्त्रावण है, उनका नमूने की जांच करेगी। ये कितना क्या है वेस्ट नदियों में मिला रहे हैं, पानी में मिला रहे हैं। ठीक है, तो इनकी जांच करेगी केंद्रीय प्रयोगशाला में। जांच किए जाने वाले नमूने जल हो गया, मल सीवरेज हो गया, व्यवसायिक बहिस्त्रावण हो गया, इनकी जांच करता है। नियम कौन बनाता है भैया? अब इसके पानी का नमूना कैसे लिया जाएगा, उसे जांच के लिए कैसे भेजा जाएगा, रिपोर्ट का प्रारूप फॉर्मेट कैसा होगा और फीस कितनी लगेगी, इन सभी बातों के लिए केंद्र सरकार नियम तय करती है। ठीक है, सरकारी विश्लेषण धारा 53 क्या कहती है? धारा 51 में ये बात बोल दी प्रयोगशाला के बारे में। अब सरकारी विश्लेषण धारा 53 क्या कहती है? केंद्रीय जल प्रयोगशाला में जल के नमूनों को सही जांचने के लिए केंद्र सरकार एक सरकारी विश्लेषक है, तो सरकारी विश्लेषक की नियुक्ति करेगी, धारा 53 बोलती है। किसकी? केंद्रीय जल प्रयोगशाला में जल के नमूनों की सही जांच करने के लिए केंद्र सरकार एक सरकारी विश्लेषक की नियुक्ति करेगी, धारा 53 बोलती है। जल प्रदूषण अधिनियम 1974 की धारा 53। सरकारी विश्लेषक नमूनों की वैज्ञानिक जांच करके सही विश्लेषण रिपोर्ट तैयार करता है। केंद्र सरकार एक मुख्य जल प्रयोगशाला स्थापित करती है, जहां अधिकारी पानी के नमूनों की जांच करके यह रिपोर्ट देता है कि पानी कितना दूषित प्रदूषित है। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत राज्य जल प्रयोगशाला के गठन पर प्रकाश डालिए। वो तो थी केंद्र प्रयोगशाला पर, अब बात करते हैं राज्य जल प्रयोगशाला। प्रयोगशाला की स्थापना कौन करेगा? तो राज्य में है तो राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार सरकारी गजट राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके अपने राज्य के लिए एक राज्य जल प्रयोगशाला की स्थापना कर सकती है। ठीक है भाई, मुख्य काम क्या होगा? इस प्रयोगशाला का काम राज्य के अलग अलग हिस्सों के लिए अलग अलग हिस्सों से लाए गए जल, नालियों के मल, सीवरेज या कारखाने, उद्योगों के बहिस्त्रावण के नमूनों की जांच करना और उसकी रिपोर्ट तैयार करना। ठीक है, केंद्र में कौन है? केंद्र प्रयोगशाला, राज्य में राज्य प्रयोगशाला। ठीक है, नियम कौन बनाएगा? तो नियम सीधी बात है, बनाएगा कौन? तो नियम इसके कौन बनाएगा? पानी का नमूना कैसे लिया जाए, उसे प्रयोगशाला में कैसे भेजा जाए, रिपोर्ट का प्रारूप क्या होगा और उसकी फीस कितनी होगी, इन सब की नियम राज्य सरकार तय करती है। ठीक है, सरकारी विश्लेषक इसमें भी होता है। तो राज्य की इस प्रयोगशाला में जल के नमूनों की सही जांच करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक सरकारी विश्लेषक धारा 53 की उपधारा 2 में नियुक्ति की जाती है। तो सरकारी विश्लेषक राज्य प्रयोगशाला में धारा 53 की उपधारा 2 और धारा 53 में केंद्र सरकार केंद्रीय प्रयोगशाला में। तो सरकारी विश्लेषक धारा 53 की उपधारा 2 राज्य में राज्य विश्लेषक होगा। ठीक है, सरकारी विश्लेषक नमूनों की वैज्ञानिक जांच करके सही विश्लेषण रिपोर्ट तैयार करता है। सीधे शब्दों में अगर बात करें, जैसे केंद्र सरकार अपनी केंद्रीय जल प्रयोगशाला बनाती है, वैसे ही हर राज्य सरकार भी अपने राज्य में पानी की जांच के लिए राज्य जल प्रयोगशाला बना सकती है, जहां अधिकारी पानी के नमूनों की जांच करके रिपोर्ट देता है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत अच्छे प्रश्न थे जो आपको लाइफ में भी काम आएंगे और इनकी नॉलेज होनी भी आपको बहुत जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक पहुंचाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।